गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर मोशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पहला जो होता है बच्चों वन डायमेंशनल मोशन होता है। पहला क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन और तीसरा पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। तो पहले वन डायमेंशनल मोशन समझते हैं। तो कोई भी पार्टिकल बच्चों अगर स्ट्रेट पाथ पर चलता है, मान लो कि ये स्ट्रेट पाथ पर चलता है, सीधा सीधे से समझो कि कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ पर चलता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल का एग्जाम्पल है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये वन डायमेंशनल कहलाएगा। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप कहोगे क्या ना कि ये टाइम के साथ सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का चेंज कर रहा है या फिर बॉडी का चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन है। इसलिए लिखा हुआ है कि वन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। किसी पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ अगर वेरीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस पर बच्चों का सब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? वन डायमेंशनल का एग्जांपल हो गया। यानी स्ट्रेट पाथ पर बच्चों मूव करना चाहिए पार्टिकल, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर होना चाहिए। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अगर तुम इसको एक्स मान लो, इसको बाय मान लो, तो अभी इस केस में पार्टिकल का बाय कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया बच्चों। जैसे मान लो कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर भी स्ट्रेट पाथ है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको बाय एक्सिस मान लीजिए, तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है बच्चों। यानी कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है या फिर कोई बड़े स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो वो आपका वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। या फिर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी भी बच्चों आपका वन डायमेंशनल मोशन होता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है और हॉरिजॉन्टल का मतलब भी होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल मोशन कोई पार्टिकल है और या फिर कोई बॉडी इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है सिर्फ अर्थ उस पर फोर्स लगाएगा बच्चों, ठीक है, सिर्फ अर्थ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो उसके अंडर में जो पार्टिकल का मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उसको नाम दिया गया वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों। उसी प्रकार से टू डायमेंशनल मोशन, तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेगा। वन डायमेंशनल में एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेगा और यहाँ पर टू डायमेंशनल में दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेगा, तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन इन ए प्लेन, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बच्चों एक प्लेन बनाता है। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है और क्या ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई हो गया प्लेन, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन में, ठीक है ना, कोई पार्टिकल अगर मूव करता है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा बच्चों। पार्टिकल का जो मोशन है कैसा है? टू डायमेंशनल मोशन है, इसलिए मोशन इन प्लेन भी इसको बोला जाता है। और टू डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल पहला हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है बच्चों। तो क्यों होता है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए थीटा, तब प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये पार्टिकल आपको ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है ना, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल का मोशन का पाथ है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ, दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। कहीं पर भी ले लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ले लो, तो यहाँ पर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर पार्टिकल चल गया तो यहाँ पर भी एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा। यहाँ पर पार्टिकल चल गया तो एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा। टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों इसका चेंज कर रहा है बच्चों, टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और इसको आगे जाकर हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ना भी हम लोग को बच्चों, ठीक है। तो आगे इसको देखेंगे। उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। उसी प्रकार से आपका सर्कुलर मोशन भी आपका क्या है,
टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, तो कहीं पर भी एक्स को एक्सिस बाय एक्सिस मान के देखिए, मान लीजिए ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये बाय एक्सिस है। अब पार्टिकल इस पाथ पर ऐसे घूम रहा है तो किसी टाइम यहाँ पर आएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, बाय कोऑर्डिनेट अलग होगा, यहाँ पर जाएगा तो एक्स अलग होगा, बाय अलग होगा। मतलब एक्स और बाय हम लोग कहने का मतलब ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज करेगा। कहीं पर ये पार्टिकल रहेगा बच्चों तो एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट हमेशा टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग पढ़ना प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन बच्चे नेक्स्ट आगे चैप्टर मिलेगा हम लोग को, ठीक है, वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग तीनों टाइप्स ऑफ मोशन जो बात करें उसको पहले तीनों के एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, तीसरा एग्जाम्पल मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन का भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या कहेंगे, तीन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेगा, तीन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेंगे, एक्स भी चेंज करेगा, वाई भी करेगा और जेड भी करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसे मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, जिससे मोशन ऑफ ए बर्ड, बर्ड जो मूव करता है बच्चों उसमें तीन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करता है, यानी कोई बॉडी जो है ना स्पेस में मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करता है उस केस में, तो हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन है। इसको आप मोशन इन स्पेस भी बोल सकते हैं, या फिर मोशन ऑफ काइट, पतंग जो बच्चों मूव करता है वो भी आपका क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, वन डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशनल अच्छा से समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना, अगर वन डायमेंशनल के बारे में अगर अच्छा से आपको समझ में आ गया तो टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन समझना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। वहाँ पर सिर्फ वेक्टर का यूज होगा, तो वेक्टर आपको आना चाहिए। अगर वेक्टर आता है तो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल आसान हो जाएगा, जब आपको वन डायमेंशनल का अच्छे से कंसेप्ट हो जाएगी बच्चों। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को बच्चों हम लोग तीन पार्ट में बांटे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यानी पार्टिकल वो स्ट्रेट पाथ पर ही चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। फिर दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब स्ट्रेट पाथ पर ही चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से या फिर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन से चल रहा है। और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसको बच्चों लोग बारी बार से तीनों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं क्या, पढ़ेंगे इनफॉर्म मोशन। तो इनफॉर्म मोशन में बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी पार्टिकल अगर कांस्टेंट होगा, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्म मोशन, क्योंकि इनफॉर्म का ही मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों। तो इससे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो कि चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड इसका अगर स्पीड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म मोशन पार्टिकल होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है बच्चों, ठीक है ना। और इसको और अच्छा समझना चाहते तो एग्जांपल समझो, जैसे ये क्या है ना, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड से आपका क्या है, पार्टिकल चलना शुरू किया, उस समय ओरिजिन पर था मान लीजिए, तो एक सेकेंड के बाद कितना होगा, 5 मीटर ही जाएगा। फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में क्या हो, पार्टिकल फिर 5 मीटर जाएगा, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में फिर पार्टिकल 5 मीटर जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड एक सेकेंड 5 मीटर जाएगा। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों लोग डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालना चाहती है। इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी इंटू टी भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन से, ठीक है ना, या फिर इंटीग्रेशन के मेथड से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आपको रिजल्ट आपको इस इक्वल टू वी टी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, या आपको पता भी होगा, लेकिन इसको लाते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से, ठीक है, क्योंकि आगे फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से आगे बात करेंगे। और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बच्चों आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए, इसलिए बार बार बहुत से क्वेश्चन को हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन से ही बनाने की कोशिश करते हैं,
ताकि अगर इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट इसको डिराइव करने जा रहे हैं फार्मूला कि S = VT कैसे आता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो V = होता है dx/dt, हम लोग पढ़े हैं, तो dx = हो जाएगा V × dt। V = dx/ क्या dt, तो dx = क्या हो जाएगा V dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो t = 0 पर मान लो कि पार्टिकल का पोजीशन x0 था, पहले से था, जब t = 0 था तो उसे पार्टिकल का पोजीशन x0 था, और t = अगर t है, t = क्या है, t है, तो x = x है, ऐसा मान लिए बच्चों, ठीक है ना। और देखिए आगे, तो ये t = 0 पर x = x0 और t = t पर x = x, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बच्चों, अपर लिमिट पुट कर दो, फिर लोअर लिमिट, तो x = x - x0 आ जाएगा, और यहाँ पर सोल्व करोगे v तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dt का फिर t हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो फिर x - x0 = vt हो जाएगा बच्चों। और ये चेंज पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, चेंज पोजीशन हो गया। तो चेंज पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डेल x बोल लो या फिर x बोल लो, s बोल लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट = v × क्या हो गया, t हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट = क्या हो गया, v × t हो गया बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट = vt, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पर बच्चों ऐसे जा रहा है पार्टिकल ऐसे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा, तो आप डिस्टेंस = स्पीड × टाइम भी बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इस स्पीड = v × t भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है ना, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये t है और ये क्या v है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो टाइम चेंज कर रहा है, देखो टाइम चेंज कर रहा है, टाइम बदल रहा है बच्चों, लेकिन स्पीड वही है, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कि अगर ग्राफ ऐसे दिखाया गया तो किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बच्चों, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ठीक है ना। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो VT ग्राफ ऐसा हो गया बच्चों, ST ग्राफ, ठीक है ना, S और T के बीच। तो देखिए S = VT आया, S = क्या है, VT, तो y = mx के फॉर्म में है, तो ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ बच्चों, ठीक है ना। और ग्राफ के बारे में बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत डिटेल में ग्राफ के बारे में लोग स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोग ग्राफ ही, बहुत सी किताबें शुरू में ही दिया रहता है बच्चों, लेकिन हम लोग ग्राफ एक जगह डिस्कस करते हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं इसके अंतर्गत, तो सभी से रिलेटेड ग्राफ आता है, इसलिए ग्राफ का कंसेप्ट हम लोग एक साथ सभी को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन मोशन बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब तो बच्चों होता है कांस्टेंट, चलो ये तो समझ में आया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है और डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या और डी एक्सेलरेशन क्या होता है समझिए। जैसे मान लो कि स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है बताओ, एक्सेलरेशन देना पड़ता है, गाड़ी के एक्सेलरेटर देना पड़ता है। गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चों एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, ठीक है ना, यानी एक्सेलरेशन देना पड़ता है तो स्पीड बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उस केस में स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी स्पीड बढ़ाना है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड घटाना चाहते हैं, वैल्यू घटाना चाहते हैं, तो आपको वेलोसिटी अगर मान लो इधर है चल रहा है पार्टिकल, तो इसको स्पीड को कम करना चाहते हैं तो आपको एक्सेलरेशन इधर देना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बॉडी का स्पीड घटेगा। तो सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा,
लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ही डी एक्सेलरेशन कहलाएगा या फिर रिटार्डेशन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साथ में डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना, नहीं वेलोसिटी और एक्शन का डायरेक्शन सेम होगा किसी केस में, और फिर वेलोसिटी और एक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होगा किसी केस में, तो दोनों को एक साथ करेंगे बच्चों। लेकिन इक्वेशन जो लाएंगे अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेकर इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला कुछ लाएंगे बच्चों, और फिर हम लोग कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे ना, डी एक्सेलरेशन का भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, आगे हमको समझ में आएगा। और यूनिफॉर्म का मतलब तो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, पीछे एक्सेलरेशन पढ़े हैं बच्चों, जैसे हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी में मतलब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग को निकालने के लिए आता है बच्चों। तो उसका कुछ इक्वेशन होता है, तो उस इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट होगा बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम लोग चाहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकर क्वेश्चन मतलब ये थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, और यही थ्योरी आपका डी एक्सेलरेशन मोशन के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है बस। ठीक है ना, तो दोनों का कंसेप्ट सेम होगा बच्चों, बस डायरेक्शन अलग होता है, तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन को देखकर इक्वेशन लिखना रहता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग एक्सेलरेशन लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ समझिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला है। ठीक है ना, तो t=0 पर जब स्टडी करना शुरू किए तो उस समय उसका वेलोसिटी u है, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी u है, कोई इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है 0 भी हो जाए, किसी केस में 0 भी होता है। तो t=0 पर, ठीक है ना, t=0 पर, t=0 पर बच्चों हमने माना कि v=u है और s=0 है। उस समय डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग वहीं से मेजर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, t= जहाँ पर 0 हुआ है उसी पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग वहाँ पर t=0 पर s=0 माने हैं। ठीक है ना, चलो अब इस पार्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड इधर बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए, तो t पर वेलोसिटी को मान लिए v और s मान ली है s, v फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि t पर निकाल रही है, इनिशियल टाइम कहलाएगा और ये फाइनल कहलाएगा। यहाँ का पर जो वेलोसिटी होगा इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और t तक जो डिस्प्लेसमेंट तय करे उसको s बोलेंगे बच्चों। तो s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, a एक्सेलरेशन कहलाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी और v आपका फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा बच्चों। इतना हम लोग एज्यूम किए हैं, इतनी बातें हम लोग क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं। तो आगे देखिए, अब देखो बच्चों ने A=, हम लोग पढ़े हैं dv/dt। A= क्या होता है, dv/dt होता है, इतना तो आपको पता है। तो ये dv इधर चल जाएगा तो dv=a/dt हो जाएगा, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तुम बाहर भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर एज्यूम किए थे कि t=0 पर v=u है, देखो लिमिट है, t=0 पर v=u है और t पर v है, यहाँ पर एज्यूम किए हैं। तो dv का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, v, और अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट, इसको सिर्फ इंटीग्रेशन के कंसेप्ट सोल्व कर रहे हैं, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर v माइनस ये हो जाएगा और यहाँ पर at हो जाएगा, तो v u + at हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो v u + at लिखेंगे बराबर बच्चों। ठीक है ना, v u + at, ये फॉर्मूला तब भी लगेगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग v u + at लगाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ds/dt v पढ़े या फिर v=ds/dt, तो ds=v/dt हो जाएगा। फिर ds v जो बच्चों भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो v का इक्वेशन अभी पढ़े, v=u + at। ठीक है, तो v के जगह u + at पुट कर दो, फिर आगे सोल्व कर दो, ds हो जाएगा, u dt हो जाएगा और फिर at dt हो जाएगा।
तो डी एस का इंटीग्रेशन बच्चों एस हो जाएगा, आप लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एस। यहाँ पर यू तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, टी का डी टी का इंटीग्रेशन टी तो 0 से टी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये बाहर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है, टी का टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो एस माइनस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा यू टी और ये हो जाएगा ए बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो आपका सोल्व करने के बाद आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब फार्मूला बच्चों 9th में भी आप ड्राइव किए थे, लेकिन हम लोग इसको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसको आपको दम ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सोल्व करना आपको मुश्किल हो जाएगी, अच्छे से न्यूमेरिकल आपसे करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन कंसेप्ट को आना ही चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कंसेप्ट से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हर जगह यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, हर जगह आप इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर वेरिएबल होता है वहाँ पर इंटीग्रेशन तो हर हाल में यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पर वेरिएबल नहीं होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक इक्वेशन ले आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो एक्सेशन कांस्टेंट था तो एक फार्मूला ले आए, लेकिन अगर एक्सेशन कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों तो बार बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट है तो आप फार्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन फार्मूला भी आपको किस कंसेप्ट से आया, इंटीग्रेशन कंसेप्ट से। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हर जगह आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, डी भी बाई डी टी जी इक्वल टू ये होता है, ए जी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ए जी इक्वल टू बच्चों होता है डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या कर लिए है ना कि ए जी इक्वल टू डी वी बाई डी टी को डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई क्या कर लिए डी टी कर लिए, ऐसे कर लिए बच्चों। यहाँ पर देखो डी एस डी से मल्टीप्लाई कर लिए हैं और डी एस बाई डी टी भी हो जाएगा, तो हो जाएगा भी डी भी इक्वल टू डी एस को इधर ले जाएंगे तो ए डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या है ना, भी का भी डी वी हो गया तो भी का इंटीग्रेशन भी स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट तो बाहर हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन एस, ठीक है। एस इक्वल टू 0 पर भी इक्वल टू यू था और एस इक्वल टू एस पर भी इक्वल टू भी था, ठीक है। तो इसको अपर लिमिट पुट करो बच्चों, ठीक है, इसमें अपर लिमिट पुट करो, ठीक है। तो भी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा बच्चों, ए इंटू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे बच्चों, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, भी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया बच्चों। फोर्थ इक्वेशन देखिए, तो फोर्थ इक्वेशन जो है बच्चों, ठीक है ना, फोर्थ इक्वेशन कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये जो 3 इक्वेशन लाए ना, उसी 2 इक्वेशन को सोल्व करके फोर्थ इक्वेशन बनाए हैं, ताकि कभी अगर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो 4 इक्वेशन को देखिए क्या है, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, हम जानते हैं, अभी ड्राइव किए हैं। तो भी माइनस इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। फिर पढ़े भी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो जाएगा बच्चों, 2s हो जाएगा। और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप लिख सकते हैं भी माइनस यू आप इंटू भी प्लस यू, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिए, ये हो जाएगा 2s। अब फिर ये सेकंड इक्वेशन हो गया, अरे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिए फर्स्ट से, तो आपको हो जाएगा एस इज इक्वल टू भी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं बच्चों, बहुत जगह इसको भी हम यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ये तभी लगेगा जब एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो एस इज इक्वल टू भी प्लस यू बाई 2 इंटू टी करेंगे बच्चों। ये एस आपका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है बच्चों, सब जितने भी जहाँ यहाँ पर सब एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्टेंस नहीं समझेंगे बच्चों, जितने भी इक्वेशन सब डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। और हम लोग बुद्धि लगाकर अपने कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ कि नहीं होगा, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा। लेकिन इक्वेशन जो होता है सब हम लोग क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है बच्चों। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया बच्चों। चलिए आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको भी यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये कभी कभी डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलने कि डिस्प्लेसमेंट जितने भी फार्मूला होता है बच्चों सब डिस्प्लेसमेंट का ही देता है, एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है।
लेकिन हम लोग को समझना होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड लिखा हूँ मैं। तो देखो क्या है, जैसे कोई पार्टिकल t = 0 पर यहाँ पर था, कोई बॉडी था, ठीक है ना। तो nth सेकंड का मतलब क्या होता है, पहले तो nth सेकंड समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो nth का मतलब होता है ना कि इनवा सेकंड बोल सकते, इनवा सेकंड। जैसे आप 10th बोलते हैं ना बच्चों, 10th, तो 10th का मतलब क्या होता है, 9 से 10 होता है, ठीक है ना। 9 से क्या होता है, 10 होता है। अगर आप 10th बोलते हैं तो इसका मतलब 9 से 10 हुआ। अगर आप 11th बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 11, ठीक है ना। ये होता है बच्चों, समझ में आ रहा क्या करें सो। तो यहाँ पर nth सेकंड, इसका मतलब क्या है कि n-1 और n सेकंड में जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट तय किया उसको निकालना बच्चों, ठीक है ना, उसको निकालना था। देखो ये मान लेते हैं कि बॉडी जो है ना n-1 में n-1 टाइम में इतना डिस्टेंस तय किया, और डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इतना तय किया, और n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना तय किया बच्चों। तो n सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट और n-1 में इतना किया, तो एसेंथ में कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका कहला जाएगा एस nth कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, एसेंथ कहला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, सो एसेंथ कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, तीसरी चीज़ को निकाल लेते हैं। तो एस एन = क्या लिखेंगे, UN + ½ AN², ठीक है। और SN-1, SN-1 में क्या हो जाएगा, U पढ़े ना, इस बार UT + ½ T² पढ़े, तो उसको पुट कर दिए बच्चों, ठीक है ना। उसको सिर्फ क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं सो। चलिए, तो ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। ये एस एन में डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया और SN- में डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, ठीक है ना। अब दोनों को माइनस कर लेंगे बच्चों, दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो एसेंथ में निकल जाएगा, हम लोग पढ़े हैं। तो SN-1 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब SN का वैल्यू हम लोग को पता है, SN का वैल्यू आपका क्या है, ये है बच्चों, और SN- का वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको सिर्फ सोल्व किए हैं बच्चों, इसको सिर्फ क्या किए हैं, सोल्व करते चले गए हैं। जैसे आप सोल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको लोग सोल्व किए हैं बच्चों, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको लोग क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। तो लास्ट जो रिजल्ट आया बच्चों, ठीक है ना, लास्ट जो रिजल्ट आया है आपको आया है एसेंथ = U + A/2 × 2n-1। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट कब का दे रहा है बताओ, किसी पार्टिकुलर सेकंड में अगर निकालना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर nth सेकंड बोले हैं, ठीक है ना, तो किसी पार्टिकुलर सेकंड में निकालना होगा तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो कि आपको कहा है 10th सेकंड में बताइए, नहीं मतलब 9 से 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, 10th हो जाएगा। तो यहाँ पर n का यहाँ पर 10 पुट कर लेंगे, तो 9 से 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, वो ये इक्वेशन हम लोग को दे देगा। तो इतने इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब इतने इक्वेशन को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब बच्चों ये तो हम लोग एक्सलेरेशन लेकर बात किए, रिटार्डेशन क्या होगा तो क्या होगा। तो रिटार्डेशन और एक्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहाँ पर आपको समझा देंगे, और नहीं तो बहुत सी इक्वेशन में आपको ऐसा लिखा हुआ आता है कि V = U + AT है, तो रिटार्डेशन केस में U - AT कर लो, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन इसको और अच्छा समझने के लिए बच्चों जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर समझ में अच्छा आ जाएगा। या फिर भी S बराबर क्या पढ़ते हैं, UT + ½ T², तो यहाँ पर लिख लो UT - ½ T²। चलो ठीक है, ये तो सही है, ये सही इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको लेकिन इसको और अच्छा से हम लोग फील करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। तो रिटार्डेशन केस के लिए इक्वेशन जो बच्चों इसी का यूज करेंगे, लेकिन जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो आप इक्वेशन को ऐसे याद कर लेंगे, वो अलग बात है कि रिटार्डेशन का इक्वेशन ऐसा होता है, लेकिन इसको को फील करना होगा तो न्यूमेरिकल से ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा बच्चों।